इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम। तो देखो, नियोजन के दीर्घकालीन उद्देश्य चल रहे थे और मैंने 2 उद्देश्य समझा दिए थे, एक्सप्लेन करवा दिए थे और नोट करवा दिए थे, है ना। अब हमें लिखना है तीसरा उद्देश्य। तो नोट करो, तीसरा ऑब्जेक्टिव जो कि हमारा है न्याय उचित बंटवारा। न्याय उचित बंटवारा या फिर ब्रैकेट में लिख लेना साम्य। अब मैं तुमसे सिंपल सा सवाल पूछूंगा, बंटवारा कैसा होना चाहिए? जो आय होती है एक देश के अंदर, जो आय होती है हर एक व्यक्ति की, वो आय कैसी होनी चाहिए? आय समझते हो ना, इनकम। आय कहने का मतलब पैसा, इनकम सभी का बराबरी से होना चाहिए। जितने रुपए एक डॉक्टर को मिल रहे हैं उतने ही रुपए एक मजदूर को मिले, और उतने ही रुपए एक इंजीनियर को मिले, और उतने ही रुपए एक कंपनी के बिजनेसमैन को मिले। क्या ये बंटवारा बराबर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तुम कहोगे नहीं, और होता भी नहीं है, बंटवारा बराबर से नहीं होता है। ठीक है, तो बताओ कैसा बंटवारा पसंद करोगे? एक तरीके से एक समान बंटवारा, या फिर तुम पसंद करोगे एक न्यायपूर्वक बंटवारा? कहने का मतलब ये, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक डॉक्टर एक घंटे में एक ऑपरेशन के 1 लाख रुपए के आसपास ले लेता है, 1 लाख रुपए के आसपास, भाई ले लेगा, तुम्हें मालूम है ना, एक सर्जेंट आराम से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी बीच एक मजदूर ऐसा है जो पूरे 1 साल में, गौर करो बात, ये एक दिन के 1 घंटे में ले रहा है, सिर्फ 1 घंटे में 1 लाख रुपए। और एक मजदूर पूरे 1 साल में 8-8 घंटे काम करता है, और तब जाके उसको 80 या 90 हजार मिलते होंगे। ये भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया। सोचो, एक बंदा 1 घंटे में 1 लाख उठा रहा है, और एक बंदा है जो दिनों रात काम करता है, 8-8 घंटे काम करता है, और पूरे साल में सारा कुछ मिलाकर 80 हजार कमा रहा है। मैं मानता हूं उसके 1 लाख बनते हैं, और मैं ये भी मानता हूं इसके 80 हजार बनते हैं, जैसी जिसकी मेहनत है उसको उस हिसाब से मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बंटवारा बराबर तो नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बराबर हो जाए, कि एक मजदूर को भी 1 लाख मिले और एक डॉक्टर को भी 1 लाख मिले। मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा बराबर हो जाए, लेकिन क्या ये बंटवारा न्याय संगत दिखाई दे रहा है कहीं से भी? एक बंदा 1 घंटे में इतने सारे पैसे ले रहा है, जो एक मजदूर पूरे साल भर में भी नहीं ले रहा है, 8-8 घंटे मजदूरी और मेहनत करके। मैं मानता हूं कि बंटवारा इन दोनों के बीच में बराबर तो हो ही नहीं सकता। मैं बराबर की बात नहीं कर रहा, मैं समान की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बंटवारा तो कहीं से भी न्यायपूर्वक नहीं है, न्याय संगत तो ये है ही नहीं। इतना गैप नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं एक डॉक्टर को ज्यादा मिले क्योंकि उसकी मेहनत अलग है, और एक मजदूर को कम मिले क्योंकि उसकी मेहनत कुछ खास नहीं है, लेकिन इतना गैप नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे में जो बंदे को 1 लाख मिल रहे हैं, एक मजदूर एक दिन में 8-8 घंटे काम करके पूरे साल भर में 80 हजार भी नहीं कमा पाता है। ये न्याय संगत नहीं माना जाएगा। गैप हो, लेकिन इतना गैप ना हो कि दुनिया भर का गैप हो जाए। ये बहुत गैप है भाई। ये बंदा 1 साल में 8-8 घंटे काम करता है, अंदाजा लगा लो कितने सारे घंटों का इसको 80 हजार रुपए मिल रहे हैं, और जहां तक कि इसे 1 घंटे के सिर्फ कितने मिल जाते हैं, 1 लाख रुपए। इसको हम न्याय उचित बंटवारा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, और इस तरह का बंटवारा लगभग सभी देश में पाया जाता है, लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं अपने देश की, भारत की। तो होता क्या है ऐसे बंटवारे से? होता क्या है, जब हम समान बंटवारा नहीं करते हैं या न्याय उचित बंटवारा नहीं करते हैं, तो होता क्या है, अमीर तो बहुत अमीर होता चला जाता है, क्योंकि उसकी क्या बढ़ती जा रही है, आय। हर साल उसकी क्या बढ़ती जा रही है, इनकम। तो अमीर तो बहुत अमीर होता जा रहा है तुम लोगों की तरह, और गरीब और भी ज्यादा क्या होता जा रहा है, गरीब, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, तो ऐसा बंटवारा हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। एक तरफ तो हम कह रहे हैं न्याय उचित बंटवारा होना चाहिए, या फिर हम कह रहे हैं साम्य का बंटवारा होना चाहिए। साम्य का मतलब होता है समानता। मुझे बताओ, क्या हर जगह समानता मिलेगी? नहीं मिलेगी, हर जगह समान बंटवारा नहीं हो सकता। समान बंटवारा भले ही ना हो,
कम से कम न्याय उचित बंटवारा तो हो। ये न्याय उचित भाई बिल्कुल भी नहीं है। मैं मानता हूं डॉक्टर को ज्यादा मिलने चाहिए और एक मजदूर को कम मिलने चाहिए, लेकिन इतना जबरदस्त नहीं कि एक डॉक्टर को इतने जबरदस्त तरीके से 1 घंटे में 1 लाख मिल रहे हैं और कहा तो मजदूर को पूरे साल भर में भी 1 लाख नहीं मिल रहे। ये न्याय उचित बिल्कुल भी नहीं है। समान तो भूल जाओ, डॉक्टर में और मजदूर में समान तो खैर मिलने से रहा है ना, एक जैसा बंटवारा थोड़ी ना हो सकता है एक डॉक्टर का और एक मजदूर का, लेकिन न्याय उचित तो हो सकता है ना। इनके बीच का गैप जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। तो इस तरह से अब हम इस हेडिंग में लिखेंगे। तो पहले तो इस हेडिंग के आगे लिखना है, एक्सप्लेन करो। लिखो, यदि आर्थिक समृद्धि यदि आर्थिक समृद्धि का लाभ, बोर्ड पे लिखा हुआ है समृद्धि, यदि आर्थिक समृद्धि का लाभ केवल कुछ ही लोगों को मिलेगा, यदि आर्थिक समृद्धि का लाभ, आर्थिक समृद्धि समझते हो ना तुम, मैंने पहले एक्सप्लेन करवा दिया आर्थिक समृद्धि का मतलब। यदि आर्थिक समृद्धि का लाभ केवल कुछ ही लोगों को मिलेगा, मतलब मुझ जैसे इंसान तक वो लाभ पहुंच ही नहीं रहा है और तुम लोगों तक वो लाभ खूब पहुंच रहा है, तो मेरा नुकसान तुम्हारा फायदा। आर्थिक समृद्धि का लाभ केवल कुछ ही लोगों को मिलेगा तो आर्थिक समृद्धि अर्थहीन मानी जाएगी। मतलब ऐसी समृद्धि का क्या फायदा, ऐसी समृद्धि का क्या फायदा जिसका फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलता है तुम लोगों की तरह, और कुछ लोगों को नहीं मिलता है जैसे कि मेरी तरह। ठीक है, ऐसी समृद्धि अर्थहीन तो आर्थिक समृद्धि अर्थहीन बन जाएगी। ठीक है, अर्थहीन बन जाएगी मतलब मीनिंगलेस। ऐसी समृद्धि का कोई फायदा नहीं है, मीनिंगलेस माना जाएगा, है ना। तो गरीब तो और गरीब होते चले जाएंगे क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, और अमीर को बहुत कुछ मिल रहा है और मिल रहा है, वो और अमीर होते जाएंगे, है ना। ये बात लिखो नोट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट में लिखो। लिखो, इस प्रकार देश के अमीर लोग समझते हो ना भाई, इस प्रकार देश के अमीर लोग और अमीर हो जाएंगे। इस प्रकार देश के अमीर लोग और अमीर हो जाएंगे तथा गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे, तथा गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा भाई। जिसके पास पहले से पैसा है उसको और पैसा मिलता जा रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है मेरी तरह उसको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब लिखो नोट के अंदर ही सेकंड पॉइंट, वही वाला एग्जांपल देना है। कौन सा वाला? डॉक्टर वाला। ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर वाला एग्जांपल मैं बाद में लिखवाऊंगा, उससे पहले एक पॉइंट और लिख लो। नंबर 2 के अंदर एक पॉइंट और लिखो, नंबर 2 डाल रहे हैं ना नोट के अंदर। अब लिखो, समृद्धि का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक, मतलब अमीर वर्ग को भी मिलना चाहिए इसका फायदा और गरीब वर्ग को भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब तो हम केवल पढ़ने की बातें कर रहे हैं, रियल में भी ऐसा नहीं होता। समृद्धि का लाभ प्रत्येक वर्ग तक, समृद्धि का लाभ
प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। समृद्धि का लाभ प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए, जिससे सभी लोगों को, या फिर ये लिखो जिससे सभी लोग, जिससे सभी लोग समान रूप से, बोर्ड पे लिखा हुआ है समान रूप मतलब बराबरी से, है ना, जिससे सभी लोग समान रूप से आगे बढ़े, समान रूप से आगे बढ़े, समान रूप से आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे क्लियर कर देनी चाहिए। मैं बार बार समान बोल रहा हूं, समान बोल रहा हूं, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आय जिसकी जितनी है उतनी ही पूरे देश में हर व्यक्ति की हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। एक डॉक्टर को मिलने वाली सैलरी, एक इंजीनियर को मिलने वाली सैलरी, एक वर्कर को मिलने वाली सैलरी सेम नहीं हो सकती, मुझे भी मालूम है। भले ही समान ना हो लेकिन न्याय उचित तो हो। मैं यहाँ पर तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ, समान शब्द का मतलब अलग है और न्याय उचित का मतलब अलग है। अभी जो मैं यहाँ पर समान बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर समान का मतलब मैं कह रहा हूँ न्याय उचित। मैं मानता हूँ डॉक्टर और मजदूर को मिलने वाली सैलरी अलग होगी, कम और ज्यादा जरूर होगी, लेकिन इतनी कम और इतनी ज्यादा ना हो कि वो कहीं से भी न्यायपूर्वक ना लगे। जैसे कि मुझे बताओ, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था डॉक्टर वाला, वो कहीं से भी न्यायपूर्वक था नहीं था, है ना। अब एक काम करो, नोट के अंदर तुमने 2 पॉइंट तो बना दिए, अब एक नोट अलग से बनाओ और उस नोट में तो तुम्हें हेडिंग भी डालना है। लिखो समान बंटवारा तथा, समान बंटवारा तथा न्याय उचित बंटवारा, है ना। इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मैं कब न्याय उचित की बात कर रहा हूं और कब समान बंटवारे की बात कर रहा हूं। तो हेडिंग से डाल दो नोट के अंदर, समान बंटवारा तथा न्याय उचित बंटवारा। पेपर में कई बार दोनों के बीच में डिफरेंस आ चुका है कि आपका समान बंटवारा से क्या मतलब है और न्याय उचित बंटवारे से क्या मतलब है। ठीक है, तो वही डॉक्टर वाला एग्जांपल देना है। लिखो नंबर 1। पहले तो मैं बताऊंगा कि जब भी हम समान बंटवारे की बात कर रहे हैं तो समान का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को मिलने वाली आय एक समान हो। ये तो तुम्हें भी मालूम है भाई, एक समान तो कहीं से भी नहीं हो सकती, और अगर एक समान हो भी गई तो वो तुम्हें न्याय उचित बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। तुम खुद ही बताओ, एक इंजीनियर को भी एक साल में 10,000 मिल रहे हैं और एक मजदूर को भी एक साल में 10,000 मिल रहे हैं, क्या ये कहीं से भी न्याय उचित है? एक इंजीनियर इतनी मेहनत करके तैयार होता है, वेल डेवलप्ड होता है, अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, उसको भी 10,000 मिले और एक मजदूर को भी 10,000 मिले, क्या ये समान है? समान तो है, लेकिन क्या ये बंटवारा न्याय उचित है? और अब मुझे बताओ, समान पर ज्यादा ध्यान दोगे या न्याय उचित पर ध्यान दोगे? न्याय उचित पर, है ना। ऐसा जरूर हो जाए कि हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर एक इंजीनियर एक महीने में 50,000 कमा रहा है तो एक मजदूर एक महीने में 10,000 कमाए, ये बनता है। ऐसा ना हो कि एक इंजीनियर एक दिन में 1 घंटे में 50,000 कमा रहा है और एक मजदूर एक साल में या 6 महीने में 10,000 कमा रहा है। ये तो बहुत गड़बड़ है भाई, कहां 6 महीने और कहां एक दिन में 1 घंटे में इतने कमा रहा है, तो ये तो गलत माना जाएगा। ये तो ना तो समान है और ना ही न्याय उचित। तो हम समान जब शब्द बोल रहे हैं तो मैं समान के साथ साथ एक वर्ड बोलूंगा, न्याय उचित होना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि बंटवारा कैसा हो, एक समान। ठीक है, तो नंबर 1 में पहले ये लिखो, लिखो एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है। लिखो उदाहरण, यदि एक डॉक्टर, यदि एक डॉक्टर, बोर्ड पे लिखा हुआ है डॉक्टर हिंदी में, चिकित्सक बोलते हैं वैसे तो हिंदी में, लेकिन ये वाला वर्ड लिख लो डॉक्टर। यदि एक डॉक्टर एक ऑपरेशन के, ऑपरेशन भी लिख देता हूं मैं, यदि एक डॉक्टर
एक ऑपरेशन के 50,000 1 घंटे में लेता है। यदि एक डॉक्टर एक ऑपरेशन के 50,000 यदि एक डॉक्टर एक ऑपरेशन के 1 घंटे में यदि एक डॉक्टर एक ऑपरेशन के 50,000 1 घंटे में लेता है जबकि किसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर जबकि किसी फैक्ट्री में, फैक्ट्री लिख देता हूं मैं बोर्ड पे, वैसे फैक्ट्री का मतलब होता है कारखाना, है ना। जबकि किसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर पूरे साल जबकि किसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर पूरे साल 8 घंटे काम करके, 8 घंटे ये प्रतिदिन के हिसाब से, कभी तुम सोचो पूरे साल में 8 घंटे ही काम करता है ना, अपना दिमाग मत लगाना। पूरे साल में 8 घंटे नहीं, एक दिन में 8 घंटे की बात हो रही है। पूरे साल 8 घंटे प्रतिदिन, तुम्हें लिख ही लो प्रतिदिन, कभी तुम गड़बड़ कर दो। किसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर पूरे साल 8 घंटे प्रतिदिन में, पूरे साल 8 घंटे प्रतिदिन में, 8 घंटे प्रतिदिन में 50,000 कमाता है, 50,000 कमाता है। तो मुझे बताओ, एक बंदा एक दिन में 8 घंटे काम करता है पूरे साल दबकर, तब जाके उसको कितने मिलते हैं? 50,000। और कहां पर एक डॉक्टर एक ऑपरेशन के 1 घंटे में 50,000 ले रहा है। ये बंटवारा कहीं से भी, समान तो ये है ही नहीं, समान तो ये है ही नहीं, ये न्याय उचित भी नहीं है, ठीक है। समान तो बिल्कुल भी नहीं है, ये न्याय उचित भी नहीं है, ठीक है। 8 घंटे में 50,000 लेता है, दिखने में लग रहा है ये समान, उसको भी 50 मिल रहे हैं, इसको भी 50 मिल रहे हैं, लेकिन ये समान है नहीं। प्रतिदिन 50,000 लेता है, तो इस तरह का बंटवारा न्याय उचित बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह का बंटवारा न्याय उचित, इस तरह का बंटवारा न्याय उचित बिल्कुल नहीं है, न्याय उचित बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला उद्देश्य देखते हैं भाई। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि बंटवारा कैसे ना कैसे करके सभी लोगों में कैसे बांटा जाए न्याय उचित, किसी के भी साथ कोई अन्याय ना हो। अगर देश के अंदर समृद्धि हो रही है तो उस समृद्धि का फायदा मुझे भी उतना ही मिले जितना तुम्हें मिल रहा है, जितना उसे मिल रहा है, ठीक है, जितना सभी को मिल रहा है, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ, हमें अपने देश के अंदर आधुनिकता पर दबाव डालना चाहिए या पुरानी पुरानी चीजों पर, पुरानी पुरानी तकनीकों पर ध्यान देना चाहिए? भाई हर कोई आज के समय में, हर देश का नागरिक, हर देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है? आधुनिकीकरण के मामले में, है ना। हर कोई चाहता है नई तरह की टेक्नोलॉजी हो, अलग अलग तरह की मशीन हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल हो। अगर एक कारखाने के अंदर हमें किसी भी चीज का उत्पादन करना है, अगर एक कारखाने के अंदर तुम किसी तरह की वस्तुएं बना रहे हो, तो तुम क्या चाहते हो? तुम नई नई तरह की वस्तुएं बनाओ, अलग अलग तकनीक की वस्तुएं बनाओ जो लोगों को आकर्षित करे, है ना। यानी कि हमें अपने देश को कैसा बनाना चाहिए? आधुनिक बनाना चाहिए, ठीक है। तो एक उद्देश्य हमारा ये भी है। अब जरा मुझे बताओ, आज सोचा है आधुनिक, अगले साल तक बन जाएगा? नहीं, इन चीजों में लगता है समय, शायद 10 साल लग जाए, शायद 5 साल लग जाए। तुम खुद ही सोचो, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947, लेकिन मैं 50 बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि नियोजन की शुरुआत कब से हुई थी? 50 के बाद से, ठीक है। तो उसके बाद से लेकर आज तक का डाटा उठाकर देखो,
आधुनिकीकरण धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चीजें कैसी होती जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है। पहले मोबाइल फोन नहीं थे, पहले कंप्यूटर्स कैसे आते थे, पहले टीवी कैसे आते थे। आज का जो हमारा कल्चर है, पहनने ओढ़ने के कपड़े, रहने का ढंग, एसी, फ्रिज, है ना, हर एक चीज क्या होती जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है। तो हर चीज में क्या लगता है, समय। इसलिए आधुनिकीकरण भी कैसा उद्देश्य है, दीर्घकालीन उद्देश्य, क्योंकि 1 या 2 साल का काम नहीं है, सालों साल का काम है। कब खत्म होगा कुछ नहीं पता। और आज भी हम अपने देश को लगातार क्या बनाने में लगे रहते हैं, आधुनिक। तो चौथा उद्देश्य लिखना, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। मॉडर्नाइजेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई, है ना। कहते नहीं यार ये तो बड़ा मॉडर्न हो गया है, ये तो बड़ा स्टाइलिश हो गया है ना। तो उस तरह से तो लिखो, छोटा सा पॉइंट है, लिखो इसका अर्थ है कि जब हम नई तकनीक का उपयोग करके, इसका अर्थ है कि जब हम नई तकनीक, बोर्ड पे लिखा हुआ है तकनीक, तकनीक का इंग्लिश में मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तकनीक का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी। इसका अर्थ है कि जब हम नई तकनीक का उपयोग करके, नई तकनीक का उपयोग करके काम करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं ना, नई तकनीक का उपयोग करके काम करते हैं। और तुम्हें मालूम है, अगर मान लो कोई वस्तु है, पहले मजदूर बनाते थे, अब मशीनें बनाती है, कौन सा काम जल्दी होगा, मशीनों वाला ना। खर्चीला तो होगा मैं मानता हूं, लेकिन जल्दी भी तो होगा भाई। कॉस्ट तो एक ही बार पड़ती है ना, मशीन को खरीदने का खर्चा तो एक ही बार पड़ता है, फिर तो तुम्हें सालों साल उससे क्या मिलता रहता है, फायदा। तो बताओ उत्पादन की क्षमता कब बढ़ती है, जब हम नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, ना कि मजदूरों का। ठीक है, तो इसी में लिख लो, नई तकनीक का उपयोग करके काम करते हैं। लिखो, हम नई तकनीकों और संसाधनों का उपयोग करके, हम नई तकनीकों और संसाधनों का उपयोग करके, हम नई तकनीकों और संसाधनों का उपयोग करके उत्पाद में वृद्धि कर सकते हैं। संसाधनों का उपयोग करके उत्पाद में वृद्धि, उत्पाद में वृद्धि कर सकते हैं, उत्पाद में वृद्धि कर सकते हैं। मतलब हम जब नई तकनीक से उत्पादन करते हैं तो उत्पादन बहुत तेजी से होता है। तो क्वेश्चन ये कि अगर हमें अपने उद्देश्य पूरे करने हैं, तो उद्देश्य पूरे करने के लिए हम किस प्रकार की नीति बनाएं, है ना। अगर भारत के अंदर हम प्लानिंग कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, तो नियोजन करने से कुछ नहीं होता है। नियोजन के अंदर हमें क्या बनानी पड़ती है, पॉलिसी बनानी पड़ती है, नीति बनानी पड़ती है। इन उद्देश्यों को पूरा करना है तो तुम्हें नीतियां बनानी पड़ेंगी। क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर जो नीति बनाई जाती है, उन नीतियों की विशेषताएं क्या है, मतलब वो नीतियां कैसी होती हैं, उन नीतियों के बारे में बताइए। तो ध्यान रखना, भारत के अंदर अब तक 2 तरह से नीति बनाई गई है। एक तो तब जब नियोजन की शुरुआत हुई थी 1951, और कब तक की नीतियां पढ़ेंगे हम, 1991। ठीक है, और 1991 के बाद चेंजेस आए जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। ठीक है, और उसके बाद ये चेंजेस अभी तक ऑनवर्ड्स चल रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी है,
2017, 2018, 2025, 2030, है ना, 2035, 45। तो जब तक ये चलेगी तब तक की नीतियां। तो देखो 2 चैप्टर डिवाइड हो जाते हैं। तुम्हें अभी इस चैप्टर के अंदर आर्थिक नीतियां पढ़नी है और उनकी विशेषताएं कब से लेकर कब तक वाली पढ़नी है। नीतियों की वो विशेषताएं जो 51 से लेकर 91 तक है, मतलब 51 से लेकर 91, ये तो पढ़ना है तुम्हें इसमें चैप्टर 2 में। और 91 से लेकर 2017 या 2025 या 2050 तक की आर्थिक नीतियों की विशेषताएं ये तुम्हें मिलेंगी चैप्टर 6 में, आर्थिक नीतियां, है ना। यहां पर भी आर्थिक सुधार के नाम से और यहां पर भी आर्थिक सुधार आर्थिक नीतियों के नाम से। तो अभी हम चैप्टर 2 तक का काम पढ़ेंगे। इसका मतलब अभी जो इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है वो कैसी है, अधूरी। तो मुझे बताओ, भारत के अंदर जो आर्थिक नीतियां लागू की गई हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 1951 से लेकर 1991 तक और 1991 से लेकर ऑनवर्ड्स तक। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो। इस चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग है और इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में सेपरेट यहां से 6 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है। लिखो आर्थिक नीतियां। तो देखो आर्थिक नीतियों की विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले नीतियों के बारे में थोड़ा सा लिख लो। लिखो नंबर 1, लिखो भारत सरकार की आर्थिक नीतियों में, भारत सरकार की आर्थिक नीतियों में, भारत सरकार की आर्थिक नीतियों में आर्थिक नीतियों में 1991 के बाद, बोर्ड पे लिखा हुआ है 1991 के बाद महत्वपूर्ण बदलाव आया है, महत्वपूर्ण बदलाव आया है। क्योंकि ये समय था हमारे मनमोहन सिंह की सरकार था और उसने उस समय एलपीजी तुमने सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 3 बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसी वो लेकर आए थे मनमोहन सिंह की सरकार। और यही वो समय था जब भारत के अंदर तीव्र गति से बहुत परिवर्तन आए थे, बहुत बड़ी चुनौती का सामना हुआ था और भारत की स्थिति पलट के हो गई थी, बिल्कुल बदल गई थी, सुधार आए थे खूब। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे एलपीजी के बारे में चैप्टर 6 में। अभी हम 1991 से पहले की नीति पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये 1991 से पहले की नीति कहलाती है पुरानी नीति और 1991 के बाद कहलाती है नई आर्थिक नीति। ठीक है, तो चैप्टर 6 का नाम ये भी होता है कई बार, नई आर्थिक नीतियां। तो लिख लो भारत सरकार की आर्थिक नीतियों में 1991 के बाद महत्वपूर्ण बदलाव आया है। 1991 के बाद 1991, 1991 के बाद महत्वपूर्ण बदलाव आया है। ठीक है, अब लिखो नंबर 2। देखो अभी मैंने आर्थिक नीतियां शुरू नहीं करी हैं, अभी तो मैं जनरल पॉइंट बता रहा हूं नीतियों के बारे में, अभी विशेषताएं शुरू करेंगे। लिखो आर्थिक नीति की विशेषताएं, आर्थिक नीति की विशेषताएं 2 भागों में बांटी गई हैं। आर्थिक नीति की विशेषताएं 2 भागों में बांटी गई हैं। लिखो 1991 से पहले, 1991 के बाद, 1991 के बाद की आर्थिक नीति चैप्टर 6 का पार्ट है, 1991 से पहले की आर्थिक नीति चैप्टर 2 का पार्ट है। 1991 से पहले तथा 1991 के बाद, 1991 से पहले तथा 1991 के बाद। तो हम देखते हैं इसकी विशेषताएं, कौन सी वाली, 1991 से पहले की।
तो अब अगला हेडिंग बना दो, सब हेडिंग बना दो अगला डॉट बना के, ठीक है। लिखो आर्थिक, चलो मैं अगला सब हेडिंग है ना इसी के अंदर बना रहा हूं, लेकिन तुम लोग दोबारा से लिखना, मैं क्यों अपना मार्कर वेस्ट करूं। मैंने इसी को नया हेडिंग बना दिया, तुम एक नया हेडिंग लिख लेना, दोबारा से लिखो आर्थिक नीति की विशेषताएं। कभी तुम भी कंजूसी करो और इसी के अंदर मर्ज कर दो, ऐसा मत करना, मैं देख लूंगा रजिस्टर में। नया हेडिंग बनाओ आर्थिक नीति की विशेषताएं, और ध्यान रखना कौन सी वाली, ये लिख लो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में आता है आर्थिक नीति की विशेषताएं 1951 से पहले की या फिर 1991 के बाद की, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी लिखी है, क्योंकि बच्चे इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते, है ना। तो तुम्हें ध्यान रखना है इन आर्थिक नीतियों में और 1991 के बाद वाली आर्थिक नीतियों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम उसके अंदर ये लिखा है ना, चीजें तो वही है, आर्थिक नीति है यहाँ पर भी और आर्थिक नीति है वहां पर भी, लेकिन विशेषताओं में बहुत ज्यादा फर्क है। वो बहुत एडवांस थी और बहुत ही अलग थी, उनका उद्देश्य भी बहुत स्पेसिफिक था। ये आर्थिक नीति पुरानी है और वो आर्थिक नीति नई थी, न्यू, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर हम 1991 से पहले की आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कब तक की पढ़ रहे हैं, 51 तक की, यानी कि देश आजाद हुआ था तब की, 47 की नहीं, जब तो आर्थिक नीति बनी भी नहीं थी। मैंने पहले ही बोला है नियोजन की शुरुआत 1950 से हुई थी और पहली योजना कब लागू हुई थी, 51 में लागू हुई थी। तो 47 भी भूल जाओ और 50 भी भूल जाओ, कौन सा वाला डाटा याद रखो, 51। तो मुझे बताओ क्या उस समय प्राइवेट फर्म्स थे इतने, क्या प्राइवेट काम होता था या पब्लिक काम होता, चलो मैं हिंदी में बताता हूं। उस समय जो था, उस समय सरकारी उद्योग ज्यादा थे और निजी उद्योग, है ना, उस समय सरकारी उद्योग बहुत ज्यादा थे और निजी उद्योग बहुत कम थे। निजी वो होते हैं जो प्राइवेट, जो खुद के होते हैं। ऐसा होने की दो वजहें थी। पहली वजह तो ये थी, उस समय जो थोड़ा बहुत काम चल रहा था वो सिर्फ किसका चल रहा था, सरकार का। और निजी उद्योग चलाने के लिए ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए होता है, पैसा। उस समय लोगों के पास इतना पैसा था नहीं। आज के समय में तो प्राइवेट कंपनीज दुनिया भर की बनी हुई और सरकारी कंपनी तो इतनी है ही नहीं, गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज ज्यादा हैं आज के समय में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 1991 से पहले की। उस समय ज्यादातर उद्योग कौन से थे, सरकारी उद्योग थे। और तुम यकीन नहीं करोगे, सरकारी उद्योग भी कुछ खास नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा सरकारी उद्योग कितने थे, 17। हाँ, निजी के मुकाबले तो ज्यादा ही थे, निजी मुश्किल से 2-3 ही थे बस, ठीक है। तो पहली विशेषता यही है कि आर्थिक नीतियों के अंदर सबसे ज्यादा भरोसा किस पर किया जाता था, सरकारी उद्योगों पर, क्योंकि निजी तो थे ही नहीं। भरोसा तो तुम तब करोगे, लिखो सरकारी नहीं लिखना है, वर्ड लिखना है सार्वजनिक, इसका मतलब वही होता है सरकारी। लिखो सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत, सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत भरोसा। भरोसा समझते हो ना, जो तुम लोग एक दूसरे पर बिल्कुल भी नहीं करते हो उसे कहते हैं भरोसा। लेकिन हमें उस समय किस पर भरोसा था, ले दे के भगवान के बाद तो हमारा सहारा सार्वजनिक क्षेत्र ही था। क्यों, क्योंकि निजी क्षेत्र में इतनी पावर नहीं थी, इतना पैसा नहीं था, ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी जो सरकार के पास हुआ करती थी। सरकार फिर भी ठीक थी, है ना। जो भी थे हमारे पास क्षेत्र सार्वजनिक ही थे बस। लिखो 1991 से पहले, 1991 ये रहा, 1991 से पहले आर्थिक नीतियों का ध्यान, 1991 से पहले आर्थिक नीतियों का ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक था। 1991 से पहले आर्थिक नीतियों का ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक था। अब मैं तुम्हें रियल एग्जांपल बताऊंगा, लिखो इसी में लिखना।
लिखो उदाहरण 1956 में 1956 बोर्ड पे लिखा हुआ है। 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 उद्योग, लिख लोगे ना उद्योग, मैं लिख देता हूं। 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 उद्योग, 17 उद्योग सुरक्षित रखे गए। मतलब 17 उद्योग ऐसे थे जिन पर किसका हक था, जिन पर किसका अधिकार था, सरकार का। 17 उद्योग सुरक्षित रखे गए, 17 उद्योग सुरक्षित रखे गए। जबकि निजी क्षेत्र के, जबकि निजी मतलब प्राइवेट, जबकि निजी क्षेत्र के लिए केवल, देखो निजी क्षेत्र के लिए 3-4 मैंने बोले थे, 3-4 तो नहीं 12 हैं, है ना, 11-12। तो लिखो जबकि निजी क्षेत्र के लिए सिर्फ 12 उद्योगों को सुरक्षित रखा गया। और ये 12 तो नाम के लिए थे, इसमें से 3-4 ही ऐसे थे जो चालू थे उस समय, है ना। जबकि निजी क्षेत्र के लिए सिर्फ 12 उद्योगों को सुरक्षित रखा गया, 12 उद्योगों को सुरक्षित रखा गया। बारह उद्योगों को सुरक्षित रखा गया। ठीक है, तो देखो ले दे के निजी उद्योग तो पहले ही कम थे, और जो गिने चुने थे ना उस पर सरकार ने दुनिया भर के प्रतिबंध लगा रखे थे। लाइसेंस जैसी नाम की एक चीज सुनी होगी, है ना। पहले ये बोला गया था कि किसी को अगर कोई अपना काम धंधा करना है ना, अपना कोई उद्योग खोलना है, तो पहले उसे सरकार से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं था, दुनिया भर की कार्यवाही की जाती थी। एक इंसान की आधी जिंदगी तो लाइसेंस लेने में निकल जाती थी, पता चले काम धंधा तो वो तब करेगा। दूसरी चीज, हर एक निजी उद्योग को जरूरत पड़ती थी रजिस्ट्रेशन कराने की, पंजीकरण कराने की, उसमें भी दुनिया भर की सिरदर्दी थी। आधी जिंदगी बंदे की पंजीकरण में निकल जाती थी, तो क्या धंधा करेगा। मतलब जो थोड़े बहुत उद्योग निजी खुले हुए भी थे, उन पर भी सरकार ने क्या लगा रखे थे, दुनिया भर के प्रतिबंध। तो कहने का मतलब ये, पहली बात तो ये कि निजी उद्योग पहले से ही बहुत कम थे, और जो थोड़े बहुत थे उस पर सरकार ने दुनिया भर के प्रतिबंध लगा रखे थे, तो वो और कम होते चले गए, है ना। आज के समय में ले दे के सिर्फ 5-6 निजी उद्योग है, बहुत ही बड़े बड़े लेवल के, जिनमें लाइसेंस है ना। नई आर्थिक नीति में इसको बदल दिया गया था, इस सिस्टम को बदला गया था। देखो 1991 की आर्थिक नीति में क्या बोला गया कि निजी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, और 1991 की नीति के बाद बोला गया कि प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। सिर्फ 5 उद्योगों पर प्रतिबंध लगाए गए, वो मैं तुम्हें वहां पर पढ़ाऊंगा वो कौन से। अभी फिलहाल हम नंबर 2 पढ़ेंगे। तो लिखो निजी क्षेत्र का कम विकास। तो जो थोड़ा बहुत विकास हो भी रहा था उसे किसने खत्म कर दिया था, सरकार ने। कैसे, दुनिया भर के प्रतिबंध लगाकर, ये मत करो वो मत करो, और अगर कुछ करना है तो पहले लाइसेंस लो, पहले पंजीकरण कराओ। अब पहले के लोग इतने पढ़े लिखे आधुनिक तो हुआ नहीं करते थे, तो जो तुरंत ये सब काम कर देंगे, है ना। उन लोगों को लगता था समझने में सिस्टम को, और शायद आधे लोग तो समझ ही नहीं पाते थे, तुम लोगों की तरह पढ़े लिखे नहीं थे, क्या करें। तो लिखो 1991 से पहले 1991 बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये रहा। 1991 से पहले निजी क्षेत्र पर 1991 से पहले निजी क्षेत्र पर 91 से पहले निजी क्षेत्र पर
कई प्रतिबंध लगाए गए, निजी क्षेत्र पर कई प्रतिबंध लगाए गए। प्रतिबंध का मतलब होता है एक तरीके से कानूनी तौर पर कुछ पाबंदी लगा देना। बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रतिबंध, रेगुलेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। निजी क्षेत्र पर कई प्रतिबंध लगाए गए। लिख लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, लिखो। उदाहरण, अधिनियम 1948। ये एक ऐसा कानून था, इस कानून के तहत क्या था, अगर किसी को अपना निजी कारखाना खोलना है या अपना निजी काम खोलना है तो उसे खोलने से पहले क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस सरकार द्वारा, और क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार। तो लिखो उदाहरण में, लिखो अधिनियम 1948 के अनुसार, अधिनियम 1948 के अनुसार, अधिनियम 1948 के अनुसार नए उद्योग शुरू करने के लिए नए उद्योग शुरू करने के लिए नए उद्योग शुरू करने के लिए लाइसेंस, बोर्ड पे लिख देता हूं मैं इंग्लिश में तो तुम लोग लिख ही लेते हो, हिंदी में लिखना है लेकिन। शुरू करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। शुरू करने के लिए लाइसेंस होता है ना भाई, अगर तुम सरकारी जगह पर मोटर व्हीकल चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो तो उसके लिए कंपलसरी है लाइसेंस लेना। लेकिन पहले क्या होता था, अगर तुम एक छोटी सी दुकान भी खोलनी है या अपना खुद का कोई काम करना है, निजी कारखाना खोलना है, तो पहले सरकार से क्या लेनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी, एक लाइसेंस लेना पड़ता था कि हाँ मेरे पास कानूनी रूप से अधिकार है इस काम को करने का। अगर तुम्हारे पास एक बार लाइसेंस हो जाता था फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता था, दुनिया भर की कागजात कार्रवाई करनी पड़ती थी तब जाके मिलता था। करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था तथा पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। पंजीकरण लिख लोगे ना हिंदी में, पंजीकरण तो आसान शब्द है, तथा पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। अनिवार्य का मतलब होता है कंपलसरी, मतलब अगर किसी को अपना खुद का कोई धंधा करना है तो वो तभी कर सकता है जब वो सरकार द्वारा अपनी दुकान को, अपने कारखाने को क्या करा लेगा, पंजीकृत, रजिस्टर्ड करा लेगा। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या